जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह से बिहार की राज्य व्यवस्था हम देखेंगे। यह सातवां अध्याय होगा। इससे पहले दोस्तों 6 जो है अध्याय है इसका कवर हमने करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो यह जो बिहार की राज्य व्यवस्था जो कि बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया प्रकाशन से है और यह जो है 7वां अध्याय है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला पॉइंट की ओर। तो पहली बार की हम बात करते हैं तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की अगर हम बात करें दोस्तों, यह 1911 ईस्वी में की गई थी। तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और विधानसभा के लिए विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था उस वक्त किया गया था। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 जो है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए और 7 अनुसूचित जनजाति के लिए। हालांकि 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं और 2 आंग्ल भारतीयों तथा 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 जो विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में दोस्तों 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत जो है दर्ज किया था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार से राजनीतिक जो है स्वायत्तता का आश्वासन मांगा था। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर तत्कालीन गवर्नर इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी जो है सरकार बनाने का दायित्व सौंपा था। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद जो है यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री बने। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार के पहले प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। तो दोस्तों बिहार के विधानसभा की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त हुए थे उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 से 45 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। तो विधानसभा का गठन कब से कब तक नहीं हुआ? 1939 से 45 तक। क्यों? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के प्रतिनिधि करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। तो वो जो संविधान सभा था, संविधान सभा के लिए विधानसभा के द्वारा कितना था? कुल 39 सदस्यों का चुनाव हुआ। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जान ही रहे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। फिर जगजीवन राम आदि इसमें प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला जो आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952, जिसमें बिहार विधान सभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। कितने सीट के लिए? तो 330 सीट के लिए। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करें तो श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 ईस्वी के भाग जो है 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार और उनकी कार्यप्रणालियों का वर्णन किया गया। आइए देखते हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। तो बिहार राज्य की शासन व्यवस्था की हम बात करें तो
राज्य की विधायिका, फिर कार्यपालिका और स्थानीय स्वायत्ता। हालांकि राज्य की विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आ जाएगा। और कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों, ये तो विधायिका के अंतर्गत था, राज्यपाल, मंत्री परिषद और विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद हो जाएगा और प्रशासनिक पदाधिकारी हो जाएगा। और फिर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दोस्तों पंचायती राज और जो है नगरीय प्रशासन हो जाएगा। आइए देखते हैं राज्यपाल के संबंध में जानते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 तक किया गया है। दोस्तों, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही कोई काम करेंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो कुल 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका, ये आपको याद रखनी है। बिहार में राज्यपाल की सूची की हम बात करें दोस्तों, तो एक बिहार में राज्यपाल की जो सूची, तो एक है स्वतंत्रता पश्चात बिहार में राज्यपाल की सूची और स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले जो कुल 7 राज्यपाल की सूची है, जो कि सर जेम्स शिप्टन जो है प्रथम था, जो 11 फरवरी से 1935 से लेकर 10 मार्च 1937 तक रहे थे। फिर सर मॉरिस गॉर्नियर हैलियट था, जो 11 मार्च 1937 से दोस्तों 15 मार्च 1938 ईस्वी तक जो है राज्यपाल के पद पर रहे थे। फिर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ट है, फिर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड है, सर फ्रांसिस मोडी जो कि कार्यकारी थे, और सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, और फिर सर हफडो जो कि 13 मई 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक राज्यपाल के पद पर रहे थे। अब है दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची। अगर हम इसमें बात करें तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम के अगर कार्यकाल की हम बात करें दोस्तों, यह 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक राज्यपाल के पद पर रहे थे। उसके बाद दूसरा जो है माधव श्रीहरि अन्यथा, जो कि 12 जनवरी 1948 से लेकर 14 जून 1952 तक। फिर आर दिवाकर जो कि 15 जून 1952 से 57 तक रहा। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बाद में राष्ट्रपति बने। फिर MAS अयंगर, फिर नित्यानंद कानूनगो, और न्यायमूर्ति UN सिन्हा जो कि पदासीन थे, और देवाकांत बरुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं राज्यपाल की ये सूची है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो कुल फागू चौहान जो है यह 40वें नंबर के राष्ट्रपति, फागू चौहान, जिनका 19 जुलाई 2009 ईस्वी से वर्तमान जो है फागू चौहान ही बिहार के राज्यपाल हैं, जो वर्तमान पद पर बने हुए। इससे पहले लालजी टंडन थे, उससे पहले सत्यपाल मलिक थे, और उससे भी पहले 37वें जो है राज्यपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, यह हो जाएगा केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बने थे, पहली बार यह 27 नवंबर 2014 को राज्यपाल बने थे। फिर रामनाथ कोविंद 36वें जो है बिहार के राज्यपाल थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी बने। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो अब तक ऐसे 2 जो है बिहार के राज्यपाल थे बने। बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल बने जो कि भारत के राष्ट्रपति आगे चलकर बने। पहला है जाकिर हुसैन और दूसरा इस क्रम में है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार के 36वें राज्यपाल और देश के 14वें राष्ट्रपति बने। फागू चौहान, जैसा कि जानते हैं फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। पदासीन की अगर हम बात करें दोस्तों, पदासीन जो था, तो इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था, और जब पद खाली हो जाता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उस राज्य के राज्यपाल के कार्यभार संभालते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य की विधायिका जो है द्विसदनीय, कितना है? द्विसदनीय, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है जो एक अस्थायी सदन है। बिहार जो है विधान परिषद के गठन और निर्माण के वर्णन की अगर हम बात करें दोस्तों, बिहार ही नहीं कह सकते, जितना भी राज्यों की जो विधान परिषद गठन है ये अनुच्छेद 169 के तहत ही किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 178 विधान परिषद की संरचना है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य
अधिकतम सदस्य जो है विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, और न्यूनतम की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह 40 से कम भी नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है विधान परिषद की संरचना की अगर हम बात करें, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 171 में है, तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, और न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकता। विधान परिषद की पहली बैठक जो है 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी दोस्तों, और इसी के आधार पर 2013 ईस्वी में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था। बिहार विधान परिषद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीटों की संख्या कुल के जो है यह 75, बिहार में विधान परिषद की कुल कितना 75 सीट है। विधान परिषद एक अस्थायी जो है सदन है, जो कभी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों यह 6 वर्षों का होता है। तो विधान परिषद में सदस्यों की चयन की अगर हम बात करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चयन की अगर हम बात करें तो इसके जो है मुख्यतः 5 जो है टॉपिक है। चयन की जो है 5 क्या कहते हैं 5 अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो विधान परिषद में जो सदस्य होता है उस उसमें चयन की अगर हम बात करें तो विधानसभा के जितने भी सदस्य होता है वो 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधान परिषद के जो कुल सदस्य है उसका 1/3 सदस्य जो है विधान सभा के सदस्यों द्वारा। 1/3 सदस्य कितना विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 1/3 सदस्य दोस्तों स्थानीय निकाय के द्वारा चयनित होकर जाते हैं। फिर 1/6 सदस्य की मनोनीत जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और फिर 1/12 सदस्य की अगर हम बात करें तो जो 3 वर्ष पूर्व जो शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुका है उनका जो है चुनाव होगा। और फिर 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचक द्वारा। इस प्रकार जो कुल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं विधान सभा। तो बिहार राज्य विधायिका की जो है यह निम्न सदन विधानसभा, जैसे उच्च सदन विधान परिषद था, उसी तरह विधान परिषद उच्च सदन था, और विधान जो है सभा यह निम्न सदन हो जाएगा। निम्न सदन, और यह एक अस्थायी सदन भी है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित किया गया। किसी भी राज्य में अधिकतम जो है 500 विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60। 7 फरवरी 1921 ईस्वी को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, और इसी आधार पर दोस्तों 2021 में विधानसभा की शताब्दी वर्ष समारोह भी मनाया गया था। बिहार की हम बात करें, बिहार विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 243, और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में कुल कितना अभी जस्ट बढ़े 75 सीट है। हालांकि विधानसभा में 243 सीट है। और लोकसभा की अगर हम बात करें बिहार में, तो लोकसभा में कुल 40 सीट है, ये भी आप याद रखेंगे। राज्यसभा से बिहार में कुल कितना 16 सदस्य चुन के जाते हैं, ये भी आप यहीं पर याद रख लेंगे तो अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा, बिहार जो विधानसभा में सीटों में अगर हम बात करें तो 38 सीट जो है अनुसूचित जाति से है, 2 सीट अनुसूचित जनजाति से के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ याद रखने वाली योग्य बात है कि 104वें जो संविधान संशोधन 2021 था, इसके द्वारा आंग्ल भारतीय जो समुदाय था जिसको राज्यों की विधानसभा में 1 सीट राज्यपाल मनोनीत करते थे, उनकी जो है अब समाप्त कर दिया गया, यानी कि राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति जो है इनकी मनोनयन अब नहीं किया जा सकता। इतना आप याद रखें। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन विभिन्न परिस्थिति में इसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 1913 ईस्वी में 43 था, 37 में 30 था, 1952 में 72, 1958 में 96, और वर्तमान 2000 ईस्वी में 75 हो गया। विधानसभा की हम बात करें 1937 में विधानसभा कुल सीटों की संख्या सदस्यों की संख्या 152। 1952 ईस्वी में बढ़कर 331 हो गया, और 1957 ईस्वी में 319, 1977 ईस्वी में 325। हालांकि झारखंड अलग होने के पश्चात जो है 243 सदस्यों की संख्या होगी। आइए दोस्तों जानते हैं मुख्यमंत्री के संबंध में। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री,
और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के सहयोग प्रदान करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं अनुच्छेद 163 के तहत। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन बहुमत खोने या अन्य विषम परिस्थिति में वो पद से पहले भी त्याग सकता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो जिस तरह देश में प्रधानमंत्री का अस्तित्व होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का जो है इसका जो है शक्ति और कार्य है। बिहार में मुख्यमंत्री की सूची की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की सूची सबसे पहले हो गया मोहम्मद यूनुस जो कि 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937 तक रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 तक। फिर श्री कृष्ण सिंह 2 अप्रैल 1946 से लेकर 61 तक। उसके बाद दीप नारायण सिंह फिर कार्यवाहक बने। उसके बाद विनोदानंद झा है। फिर कृष्ण वल्लभ सहाय। इस प्रकार महामाया प्रसाद सिन्हा जो 7वें थे। कार्यवाहक में फिर सतीश प्रसाद सिन्हा जो कि 8वें थे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था दोस्तों 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 26 फरवरी 1969 तक रहा। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 6 जुलाई 1969 से और यह 1970 तक रहा 16 फरवरी तक। इसी प्रकार देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन का क्रम है जो कि 7वीं बार 11 फरवरी 1999 में लगा था और 9 मार्च 1999 और 8वीं बार जो है जो कि नवीनतम बार है यह 7 मार्च 2005 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था और यह 24 नवंबर 2005 तक रहा था। नीतीश कुमार की हम बात करें तो नीतीश कुमार भी बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो नीतीश कुमार 10 अगस्त 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। नीतीश कुमार पहली बार नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने थे ये 3 मार्च 2000 ईस्वी को। तो पहली बार 3 मार्च 2000 ईस्वी को बने थे और 10 मार्च तक रहे थे। फिर दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस जो कि 1937 से बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। तो बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन? तो श्री नीतीश कुमार। स्थानीय स्वशासन, आइए दोस्तों जानते हैं स्थानीय स्वशासन के संबंध में। तो स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाए गए। यानी कि स्वतंत्रता के उपरांत 1947 में ही बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिनियम बनाए गए। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। तो 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू कर दिया गया। बलवंत राय मेहता अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में कार्यरत हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए दोस्तों बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू हुआ। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है दोस्तों। पंचायती राज के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर 50% का आरक्षण होगा और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना दोस्तों बिहार, कि जो कि महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसे जो 50% आरक्षण प्रदान कर किया गया। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण होगा पिछड़े वर्ग के लिए।
20% का आरक्षण। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सभी स्तर पर कुल पदों पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये किसका प्राप्त होगा? तो लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा दोस्तों। पंचायती राज का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। तो पंचायत राज का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आदि की संरचनाएं एवं विशेषता इस प्रकार दी गई है दोस्तों। जैसे कि ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा की अगर हम बात करते हैं तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। तो ग्राम सभा यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक के लिए दो बैठकों के बीच के अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है दोस्तों। तो 1 वर्ष में कुल कितनी बैठक? 4 बैठक जो अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का कोरम यानी गणपूर्ति की हम बात करें तो कुल सदस्यों का 1/20 भाग होगा दोस्तों। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के संबंध में ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा किया जाएगा। यानी ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? मुखिया, और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया। ग्राम सभा की अगर हम बात करें, ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना और निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, ये सब मुख्य कार्य। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन की प्रावधान है। तो एक ग्राम पंचायत का गठन कितने सदस्यों पर किया जाएगा? कुल 7000 की जनसंख्या पर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया की अगर हम बात करें दोस्तों, मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, नहीं प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता इसको करते हैं। उप मुखिया इनका चुनाव वार्ड सदस्य के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम जो है लॉटरी द्वारा होगा। यानी कि उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य से होगा और जब बहुमत बराबर हो जाएगा तो लॉटरी के माध्यम से होगा। तो अब वार्ड सदस्य की हम बात करें दोस्तों, वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान किया गया। मुखिया एवं उप मुखिया की हम बात करें तो अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकते हैं। तो मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिख कर मुखिया को दे सकता है। तो वार्ड सदस्य जो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? यह मुखिया को जो है वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं और जिसके 7 दिन के बाद उसका पद रिक्त हो जाता है। यानी कि वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र मुखिया को देंगे और उसके 7 दिन बाद जो है वह पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति की हम बात करें, सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत के बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्य संख्या की आधी। अब है दोस्तों ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृतज्ञों के लिए एक ग्राम कचहरी होगा और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं दोस्तों। सरपंच जो कि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में एक पंच की व्यवस्था की गई है जो प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं इसे मतदान के माध्यम से। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति भी की जाती है। तो एक सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर दे सकते हैं। तो सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र, जिस तरह से मुखिया एवं उप मुखिया अपना जो है त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं, उसी प्रकार सरपंच और उप सरपंच भी अपना त्यागपत्र दोस्तों जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर के दे सकते हैं।
ग्राम कचहरी का कोई पंच अगर अपना जो है त्यागपत्र देना होगा तो स्वलिखित आवेदन जो है सरपंच को दे सकते हैं। अब है दोस्तों पंचायत समिति। जैसा कि जानते हैं प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है और प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का निर्वाचन होता है। तो पंचायत समिति की जो निर्वाचन होता है यह 5000 की जनसंख्या पर। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो पंचायत समिति जो है सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत जो है प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। दोस्तों प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख की अगर हम बात करें दोस्तों, यह पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। प्रमुख की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देगा तथा पंचायत सचिव का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देते हैं। देखिए दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र देगा किसको? प्रमुख को। उप प्रमुख भी देगा किसको? उप प्रमुख भी अपना जो है त्यागपत्र देगा किसको? प्रमुख को। और प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। इतना आप याद रखेंगे। अब है दोस्तों जिला परिषद। जैसा कि जानते हैं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। तो जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। जिला परिषद ग्राम पंचायत, जिला स्तर की हम बात करें तो ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। तो 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। सीधा बात, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष जो है मतदान द्वारा करते हैं। दोस्तों अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता। तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिला दंडाधिकारी को देते हैं तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को ही देते हैं। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को ही देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पंचायती राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। तो जैसा कि जानते हैं मुखिया का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। उप मुखिया दोस्तों इसका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और उप मुखिया की अगर हम बात करें तो यह जो है उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देते हैं। वार्ड सदस्य जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है यह मुखिया को अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रमुख जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं अनुमंडल पदाधिकारी को अपने त्यागपत्र देते हैं। उप प्रमुख जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है वह प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें जिला परिषद के उपाध्यक्ष, इसका चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला परिषद के अध्यक्ष को अपना जो है जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है इसको यह त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और जिला परिषद के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। सरपंच की अगर हम बात करें इसका चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। हालांकि उप सरपंच की अगर हम बात करें तो इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना जो है त्यागपत्र देते हैं। पंच की अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है और सरपंच को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन, आइए देखते हैं नगरीय प्रशासन के संबंध में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नगरीय प्रशासन, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया। तो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से किसका गठन किया गया दोस्तों? नगर पालिकाओं का। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान भी किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन,
द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है, जिसमें सभी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। आइए दोस्तों देखते हैं नगरीय प्रशासन। जैसा कि जानते हैं नगरीय प्रशासन में 3 त्रिस्तरीय है, नगर निगम है और नगर परिषद तथा नगर पंचायत है। वर्तमान में दोस्तों बिहार में कुल जो है नगर निकाय की संख्या 261। तो कितने कुल जो है नगर निकाय है दोस्तों? तो नगर निकाय 261 हो जाएगा। नगर निगम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नगर निगम कुल 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154। आइए देखते हैं बिहार में न्यायपालिका। बिहार की न्यायपालिका देखते हैं। तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय का गठन की अगर हम बात करें, पटना उच्च न्यायालय, इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था और इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डिस चैंपियंस कैमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 29 न्यायाधीश है तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश भी है। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर भी अधीनस्थ न्यायालय है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया। जैसे राज्य की जो विभाजन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी की हम बात करें तो मुख्य सचिव जिसको CS कहते हैं, उसका प्रमंडल के जो प्रशासनिक जो उच्च पदाधिकारी होते हैं वो आयुक्त जिसको कमिश्नर कहते हैं प्रमंडल के, जिला के जिलाधिकारी जिसको DM कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अनुमंडल के दोस्तों अनुमंडल पदाधिकारी जिसको SDO बोलते हैं। प्रखंड या अंचल का क्या होता है? तो प्रखंड या अंचल की हम बात करें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको BDO या अंचल पदाधिकारी इसको CO बोलते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से दोस्तों राज्य के प्रशासनिक प्रधान जो है मुख्य सचिव होता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का जो प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त जो है विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार भी होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि मुख्यमंत्री का जो प्रधान सलाहकार कौन होता है? ये याद रखेंगे दोस्तों, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठक का जो है प्रबंधन भी करता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है जो कि बिहार की राज्य व्यवस्था संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।